कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपके पास में 1 कूलम का चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके बनाएंगे। हमारे पास जो चार्ज है 1 कूलम का वो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके बनाएंगे। तो इसका आंसर कितना आया था? 6.62 इंटू 10 की पावर। हाँ जी। और किसी का आंसर आया? इज देयर एनी स्टूडेंट जिसने ये क्वेश्चन ट्राई किया था? हाँ ध्रुव बताएं। 6.25 इंटू 10 की पावर 18। आपका सानवी, आपका यही है सेम, आपने ट्राई किया था सानवी? किया, गुड बेटा। अब देखिए हमारे पास में जो टोटल चार्ज है वो हमारे पास 1 कूलम का है, जो हमको बनाना है। हमको ये पता करना था कि कितने इलेक्ट्रॉन 1 कूलम का चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करेंगे किसी बॉडी पे। तो 1 कूलम का चार्ज है तो टोटल चार्ज कितना हो गया भाई? हमारे पास 1 कूलम हो गया। टोटल चार्ज कितना हो गया बच्चा? 1 कूलम हो गया। अब जो टोटल चार्ज है 1 कूलम का हो गया और हमारे पास Q इज इक्वल टू क्या होता है भाई? N इंटू E होता है। तो Ne का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 1 कूलम हो जाएगा। बात समझ में आया? When E is the charge present on a single electron, तो N की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 अपॉन E के बराबर। बोलिए हाँ या ना। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 यहां पे रहेगा और E का जो वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बात समझ में आया? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6.25 इंटू 10 रेज टू दी पावर 18। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो 1 कूलम का चार्ज बनाएंगे वो इतने होंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, काफी ज्यादा है। ये तो 10 की पावर 18, 6.25 में 10 की पावर 18 करो, उतने इलेक्ट्रॉन 1 कूलम का चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब ये वैल्यू मेरे को याद थी तो मैंने लिख दी यहाँ पे, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई भी बच्चे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आती है किसी को तो मेरे को बताना। आई होप सारे बच्चे कैलकुलेशन जानते हैं। आपको सिंपली इसको कैसे करना है, अगर सॉल्व करने बैठ भी जाओगे तो कैसे करोगे भैया? देख लो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 10 की पावर -19 को ऊपर ले जाना है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का क्या बन जाएगा? +19। क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो ये 19 प्लस का हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। सभी बच्चों को पता होगा 1 अपॉन a की पावर -m कैन बी रिटन एज a की पावर प्लस का m। जब हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन, जो पावर का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। बात समझ में? अगर प्लस का माइनस हो जाती है पावर और माइनस की पावर प्लस हो जाती है। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? बोलिए यस और नो। अब बेटा हमारे पास में आपको क्या करना है, 1 को 1.6 से डिवाइड कर देना है। तो ये अपने पास में आ जाएगा 10 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 19। बोलिए हाँ या ना। बोलिए। आई थिंक इसको डिवीजन करना सभी को आता होगा। 10 डिवाइडेड बाय 16 कितना आएगा? 0.625 ये आएगा। इनटू हमारे पास आएगा 10 की पावर 19। अब जब आप एक डेसिमल को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या होगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। आप जब राइट हैंड साइड पे डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो आपकी पावर जो होती है, पावर वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक। और जब आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं, डेसिमल को शिफ्ट करते हैं, तो आपकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है? ऐड अप। बात समझ? जितनी भी डेसिमल प्लेस खिसकाओगे उतनी पावर आपकी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जब अपन क्या कहते हैं राइट साइड जाएंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अभी एक डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इसमें से 10 की पावर में से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो 10 की पावर में से पावर क्या होगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सॉरी ऐड हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो आपके पास में हमने एक डेसिमल यहां पे शिफ्ट किया तो ये हो गया 6.25 और इंटू 10 की पावर। अब ये 19 था तो पावर कितनी हो जाएगी उसकी? 18 हो जाएगी। बात समझ में आएगा? तो ये आंसर आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो हाँ या ना। यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो यहां पे, अब बेटा कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हमारे पास था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू N, सबने पढ़ लिया था। अब देखो सपोज करिए आपके पास में आपने एक दो, ठीक है, दो ऐसे टर्मिनल्स हम लोग जनरेट करें जहां पे एक पे है बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज। यहां पे आपने इस बॉडी को क्या कर दिया? पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ले आया इसमें, ठीक। और इस वाली को आपने बहुत ज्यादा नेगेटिवली चार्ज कर दिया। इस पे आप क्या लेके आ गए? बहुत सारा नेगेटिव चार्ज लेके आ गए। बेटा बात समझ में आ रही है? ठीक। अब क्या होता है, आपने एक चीज सुनी होगी कि नेचर में हमेशा ऐसा होता है कि एनर्जी हमेशा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल दो बॉडीज हैं जिसका एक का टेम्परेचर ज्यादा, एक का टेम्परेचर कम है। आप दो बॉडीज को कांटेक्ट में लेके आओगे
तो जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है उस बॉडी से हीट निकल के उस बॉडी के अंदर जाने लग जाएगी जिसका टेम्परेचर कैसा है, कम है। बात समझ में आ रही? वैसे ही आपने क्या किया, आपने कंटेनर ले लिया जिसको आपने ज्यादा हाइट पर रख दिया, मतलब एक पानी की टंकी ले ली जिसको ऊपर रख दिया, वाटर टैंक को आपने ऊपर रख दिया, ऊपर वाली हाइट पे, और उससे नीचे की हाइट पे आपने एक टैप लगा दी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक वाटर टैंक ले लिया, वाटर टैंक को यहां लगा दिया, और यहां से वाटर टैंक लगाने के बाद में आपने इससे एक पाइप लिया और यहां पे टैप लगा दिया, और इस टैप से एक पाइप डाल के आपने एक बकेट में रख दिया। ये बकेट हो गया। अब ये बताओ, इस बकेट में भी पानी भरा हुआ है, इसमें पाइप डला है, और यहां पे भी टैंक में पानी भरा हुआ है, तो मतलब पानी नीचे से ऊपर जाएगा कि ऊपर से नीचे आएगा? ऊपर से नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे एनर्जी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी, यहां की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। सिमिलरली जिस बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा होता है उसको अगर अपन टच कराएंगे एक ऐसी बॉडी से जिसका टेम्परेचर कम है, तो हीट ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ जाएगी बॉडी में। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? वैसे यहां पर क्या होगा कि आपने मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लिए और यहां पर आपने कम इलेक्ट्रॉन ले लिए। बोली हाँ या ना? और अपन ने क्या किया, अपन ने यहां पे इसको कनेक्ट कर दिया एक कंडक्टर से। कैसे कनेक्ट कर दिया इसको? एक कंडक्टर से। और ये मेटलिक कंडक्टर है। इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया बेटा? हमने इसको कनेक्ट कर दिया मेटलिक कंडक्टर से। अब जो मेटलिक कंडक्टर्स होते हैं, बेसिकली मैं आपको बता दूं, कंडक्टर्स अभी हम लोग जनरली समझ ले रहे थे, इसको आगे थोड़ा और देख लेंगे। कंडक्टर वो होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर फ्रीली घूम सकते हैं, एक एटम से दूसरे एटम के पास जा सकते हैं। तो जिनके पास हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिन एटम्स, जिन सब्सटेंसेस में या जिन मटेरियल्स में, वो हमारे कंडक्टर्स होते हैं। और जिनके पास जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने बेटर कंडक्टर होंगे। अगर किसी मटेरियल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है तो वहां पे वो हमारे पास क्या हो जाएगा? पुअर कंडक्टर हो जाएगा, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं इंसुलेटर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जैसे ये वायर है, अभी मैं इस वायर को छू लूंगा, मान लो ऐसे पकड़ लेता हूं तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, राइट? अब इमेजिन करिए कि इस वायर के ऊपर ये जो प्लास्टिक लगी हुई है, अगर ये प्लास्टिक नहीं लगी होती, अगर मान लेते हैं इसके ऊपर ये प्लास्टिक लगी हुई है, जैसे ये वाला वायर है यहाँ पे, इसके ऊपर ये प्लास्टिक लगा हुआ, अगर ये प्लास्टिक नहीं लगा होता हम इसको छू पाते? नहीं छू पाते, क्योंकि इसको पकड़ते में करंट लगता। वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में छू भी सकते हैं, बट ऐसे जनरली छूते तो हमको करंट लगता। बोलो हाँ या ना? तो क्योंकि ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर रहा, तो ये कहलाता है इंसुलेटर। और जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाए वो हमारे पास में क्या है? कंडक्टर, मेटलिक कंडक्टर्स। तो मेटलिक कंडक्टर हमारे पास में क्या हो गया? एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा मेटल जिसके अंदर से हमारे पास में क्या, जनरली मेटल्स तो हमारे पास में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही होते हैं। तो मेटल क्या है हमारे पास में? मेटल क्या करेगा? अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देगा। और इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली जो मेटलिक कंडक्टर्स के अंदर पास होगी वो कौन होंगे? उनको मूव कराने वाले, या कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको चार्ज को मूव कराने वाले? वो हमारे पास में होगा कौन? इलेक्ट्रॉन। मेटलिक कंडक्टर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं चार्ज को कंडक्ट कराने के लिए। बात समझ में आ गया? तो यहां पे मेटलिक कंडक्टर्स में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट कराता है? वो कराता है आपके इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? तो हु is responsible for the conduction of electricity in these metallic conductors? That is electrons. बात समझ में आ गया? बात समझ में आ रही है? More is the number of free electron, the better will be the conductor. और फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर जितना कम होगा उतना पूरा कंडक्टर होगा। बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना? और रिस्पॉन्सिबल कौन होगा कंडक्ट कराने की इलेक्ट्रिसिटी को? वो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये कंडक्टर क्या करेगा? आपने इस कंडक्टर से इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है। बात समझ में आ रही? इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे है? कम। और जो मूव कर सकता है वो इलेक्ट्रॉन है। भाई प्रोटॉन तो मूव नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोटॉन तो अपने पास में न्यूक्लियस के अंदर है। अभी बताया था आपको कल कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होने की वजह से प्रोटॉन यहां से यहां तक चल के नहीं जा सकता। चल के कौन जाएगा? चल के जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये बॉडी भी क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम में आना चाहेंगे। इक्विलिब्रियम में आने का मतलब न्यूट्रल होना चाहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इधर से इधर की तरफ मूव करने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां की तरफ मूव करने लग जाएंगे। करने लग जाएंगे? नहीं करने लग जाएंगे? और ये मूवमेंट कब तक चलेगा? जब तक दोनों बॉडी के ऊपर सेम चार्ज ना आ जाए। मतलब इसके ऊपर चार्ज और इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू कैसी ना हो जाए? सेम ना हो जाए। फिर ये मूवमेंट रुक जाएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो। जब ये बैलेंस्ड हो जाएगा तो हमारे पास में मूवमेंट रुक जाएगा चार्ज का। बोलो हाँ या ना? तो एक चीज समझ लो,
यहां पे हमारे पास जिस जगह पर हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, यहां पे हमारे पास में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है ना इस बॉडी पे, तो हम लोग इसको बोलेंगे लोअर पोटेंशियल पे है ये बॉडी। क्या बोलेंगे? लोअर पोटेंशियल। ये बॉडी हमारी लोअर पोटेंशियल पे हो गई। और जहां पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वहां पे हम लोग कहेंगे इस बॉडी को हम लोग बोलेंगे हायर पोटेंशियल पे। बात समझ में आया? तो ये बॉडी हमारे पास में क्या हो गई? हायर पोटेंशियल पे हो गई, और ये वाली बॉडी हमारे पास में क्या हो गई? लोअर पोटेंशियल पे। बोलिए हाँ या ना? यहां तक बात क्लियर है? बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखिए, ये जो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल लिखा है, यहां पे एक बात समझ लो कि जहां जिस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है दैट पॉइंट इज सेड टू बी एट लोअर पोटेंशियल, जिस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है दैट पॉइंट विल बी नोन दैट पॉइंट विल बी सेड टू बी एट हायर पोटेंशियल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हायर पोटेंशियल पे बोलेंगे। बात समझ में आ गया? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इट इज द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? ये हमारे पास में इन दोनों के क्या कहलाएंगे? इनको इसको साथ में देखें तो ये कहलाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बेटा हमारे पास? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ज्यादा जल्दी जल्दी पढ़ा दिया ना? आ रहा समझ? पक्का बोलो। अब यहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमारे पास जैसे हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर। ये क्या है? उसकी इलेक्ट्रिकल स्टेट कैसी है वो बताएगा। जैसे यहां पे इसकी इलेक्ट्रिकल स्टेट कैसी है? यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रिकल स्टेट बता रहा हायर पोटेंशियल बोल दिया। तो जैसे ही हमने इस वाले को इसके कंपैरिजन में हायर बोला तो तुम्हें समझ में आया कि यहां पे नेगेटिव चार्ज कम होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नाम से समझ में आ रहा, हायर पोटेंशियल। तो उसकी क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिकल स्टेट बता रहा कंडक्टर की। ये क्या कहला रहा? लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया कि आपके पास में यहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो ये इलेक्ट्रिक स्टेट बता रहा है इस कंडक्टर की कि नहीं बता रहा? इलेक्ट्रिकल स्टेट बता रहा है इस वाले कंडक्टर की नहीं बता रहा कि भाई यहां पे हमारे पास लोअर पोटेंशियल मतलब यहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रिकल स्टेट है यही डिटरमाइन करती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बात समझ में आ रही है? कि आपको जैसे इलेक्ट्रिकल स्टेट बता दी कि भाई इसकी इलेक्ट्रिकल स्टेट है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ये लोअर पोटेंशियल पे तो चार्ज कहां से कहां की तरफ मूव करेगा। भाई अगर यहां पे लोअर पोटेंशियल पे है ये तो चार्ज यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहां से जाएगा भाई। और ये हायर पोटेंशियल पे है तो नेगेटिव चार्ज यहां की तरफ आएगा। पता चल रहा कि नहीं चल रहा? अगर मैं इसको बोल दूं कि भाई ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। और तुमको ये भी समझ में आ जाएगा कि इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है तो नेगेटिव चार्ज यहां से जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ आएगा। बात समझ में आ रही? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिकल स्टेट होती है कंडक्टर की जो कि बताती है आपको कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या रहेगा। बात समझ में आई? यहां तक बात क्लियर है? अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया कंडक्टर की मदद से। तो क्या होगा, अब जब इसको कंडक्टर की मदद से कनेक्ट कर दोगे आप, तो आपके पास में क्या होगा कि आपके पास जो चार्ज होगा वो यहां से यहां की तरफ क्या करने लगेगा, फ्लो करने लग जाएगा। करने लग जाएगा कि नहीं रह जाएगा? तो आपके पास जो चार्ज फ्लो करेगा वो किस फॉर्म में करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, वो नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा। कौन सा चार्ज फ्लो करेगा, नेगेटिव चार्ज। भाई आपके पास जो फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि आपके पास में कौन फ्लो करेगा, नेगेटिव चार्ज। जो फ्लो करेंगे वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि वो आपका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आपके पास में क्या करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। बात समझ में? नेगेटिव होता ना, टीआई नेगेटिव होता कि नेगेटिव होता, जीएस पहले सही था, यही तो मैं कह रहा है पहले सही था शायद। अब देखो यहां पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करेंगे तो हमारे पास चार्ज कौन सा फ्लो करेगा, चार्ज हमारे पास नेगेटिव फ्लो करेगा। बात समझ में? हमारे पास जो फ्लो करेगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। इज इट क्लियर? अब
नेगेटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? लोअर पोटेंशियल से, बोलो बेटा, लोअर पोटेंशियल से, लोअर पोटेंशियल से कहां की तरफ जाएगा? ये हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। बोलिए, अब चार्ज मूव करने लगा, चल रहा है चार्ज, बात समझ में आ रही है? अब नेगेटिव चार्ज हमारे पास लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है। अब सोचो कि जब ये चार्ज फ्लो करेगा तो मान लो ये वायर हमारे पास इतना मोटा है, वायर मान लीजिए, तो ये हमारे पास वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया कि नहीं हो गया? ये हमारे पास वायर का क्या हो गया? क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। बोलो हाँ या ना? अब जब चार्ज फ्लो करेगा, जब चार्ज फ्लो करेगा तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा वो अपन निकाल सकते हैं। बोलो हाँ या ना? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि इस वायर के क्रॉस सेक्शन के थ्रू, इस वायर के क्रॉस सेक्शन के थ्रू मान लीजिए हमारे पास में, इस वायर के क्रॉस सेक्शन के थ्रू मान लीजिए हमारे पास Q चार्ज T टाइम में फ्लो कर जाता है। कितना? Q चार्ज T टाइम में फ्लो कर जाता है। भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाएंगे तो चार्ज फ्लो करेगा। मान लो Q चार्ज T टाइम में फ्लो कर गया। कितना चार्ज? Q चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर गया? T टाइम में। तो यूनिट टाइम में चार्ज कितना फ्लो करेगा? 1 सेकंड में चार्ज कितना फ्लो करेगा? Q डिवाइडेड बाय T। भाई अगर Q चार्ज T टाइम में फ्लो करेगा तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा? Q बाई T। तो ये Q बाई T क्या है? दैट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर एवरी सेकंड। बोलो हाँ या ना? या फिर इस चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बोलिए हाँ या ना? तो ये हमारा क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है? भाई आपने लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल को कनेक्ट कर दिया तो इनके बीच में क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस के होने की वजह से चार्ज फ्लो करने लगा, और ये चार्ज किस रेट से फ्लो करने लगा, इसी को बोलते हैं हम लोग करंट। क्या बोलते हैं इसको? करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। बात समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट होता है। तो हमारे पास में I की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई Q अपॉन T, जहां पर I आपका क्या है? I किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? I रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, और Q रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को, जो कि T टाइम में फ्लो कर रहा है। चार्ज, यू नो दैट चार्ज फ्लो कर रहा है T टाइम में, और T क्या है? टाइम टेकन। बात समझ में आ गया? तो 1 सेकंड में जो चार्ज फ्लो करेगा वो Q बाई T करेगा। बोलो है या ना? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है उसको क्या बोलोगे? करंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब बेटा आपके पास में यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें, यूनिट ऑफ करंट की बात करें, सॉरी, तो चार्ज की यूनिट होती क्यूलाम और टाइम की यूनिट होती सेकंड। तो क्यूलाम पर सेकंड हमारे पास में यूनिट हो जाती है किसकी? करंट की। और इसी क्यूलाम पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं बेटा? एम्पियर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो हाँ या ना? बच्चों समझ में आया? बोलिए। तो आपके पास में आपको समझ में आ गया कि भाई हमारे पास में हमने 2 कंडक्टर्स ले लिए, एक को हमने रखा लोअर पोटेंशियल पे, मतलब वहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा रखा, एक को रखा हमने हायर पोटेंशियल पे जहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा रखा। हमने इन लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल को, जो हमारे लोअर पोटेंशियल पे एक कंडक्टर था, एक हायर पोटेंशियल पे था, इनको एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया। बोलिए हाँ या ना? अब इसको कनेक्ट करने के बाद में हमारे पास क्या होगा? चार्ज फ्लो करने लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज फ्लो करने लग जाएगा। कहां से? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। बोलिए यस और नो? अब जो चार्ज हमारे पास लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है, वो चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है? वो चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोल देंगे करंट। इज इट क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो, डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अब हम लोग यहां पे क्या निकालने वाले हैं भाई? फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो का डायरेक्शन हम लोग अब देखेंगे। बात समझ में आ रही है? गिफ्ट। अब यहां पे हमारे पास हम लोग देखेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या है? तो देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज टेकन टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है वो हमारे पास में क्या होता है? दिस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट
इसको अगर हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है इज टेकन इन दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो हमारे पास में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज में लिया जाता है। डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो हमारे पास में टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब तुम टेंशन में आ गए होगे, अब आप कह रहे होगे कि सर अभी तो थोड़ी देर पहले आपने पढ़ाया था कि पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो ही नहीं करता, जो चार्ज फ्लो करता है वो नेगेटिव होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं। तो फिर पॉजिटिव चार्ज जब फ्लो ही नहीं कर रहा तो उसका डायरेक्शन कैसे लेंगे? तो समझो एक बात को, ये कन्वेंशनल है। ये क्या है? कन्वेंशनल है। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन कन्वेंशनली इन्होंने माना हुआ है। अब देखो कैसे, जैसे सपोज करिए आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से उठ के यहां पे आ गया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां पे से उठेगा और जाएगा तो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज की डोमिनेंस बढ़ेगी, बोलो हाँ या ना। और जब वो इलेक्ट्रॉन यहां से इधर की तरफ आएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। अगला इलेक्ट्रॉन जब यहां से कम होगा तो यहां पे फिर जब एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो एक पॉजिटिव चार्ज की डोमिनेंस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो पॉजिटिव चार्ज की डोमिनेंस थोड़ी बढ़ जाएगी, बोलो हाँ या ना। तो पॉजिटिव चार्ज की डोमिनेंस क्या हो गई? बढ़ गई, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज की डोमिनेंस बढ़ेगी और यहां पे जब वो इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो क्या करेगा? एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। फिर जब अगला नेगेटिव चार्ज यहां से उठ के जाएगा तो फिर से थोड़ा पॉजिटिव चार्ज इस साइड बढ़ेगा और यहां पे जब वो इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहां का पॉजिटिव चार्ज कम होगा। फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहां पे फिर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बढ़ेगा और यहां पे जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो ऐसा लग रहा है ना अपन को कि पॉजिटिव चार्ज यहां पे ड्रॉप हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज यहां पर बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे यहां का पॉजिटिव चार्ज उठ के इधर की तरफ आ रहा हो, बोलो हाँ या ना। हो नहीं रहा, एक्चुअल में नहीं हो रहा। एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं, बट ऐसा लग रहा ना एज इफ द पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, बोलो हाँ या ना। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन है, ये जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन है, समझ में आई बात? ये जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल विल बी कंसिडर्ड एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो यही आपके करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आई? तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। एंड द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज है, ये काय का डायरेक्शन है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होगा। दैट इज इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन होगा वो लोअर से हायर होगा और हायर से लोअर होगा करंट का डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? तो करंट का डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट का डायरेक्शन लेंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर? बोलिए। तो एक बार फिर से रिकॉल कर ले रहे, हमने दो बॉडीज ले लिए, एक हायर पोटेंशियल पे एक लोअर पोटेंशियल पे। हायर पोटेंशियल का मतलब जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, लोअर पोटेंशियल का मतलब जहां पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। अब इनके बीच में हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो जब हम लोग इनको कनेक्ट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज फ्लो करने लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब हम यहाँ पे लोअर पोटेंशियल से नेगेटिव चार्ज हायर पोटेंशियल की तरफ आने लगेगा। वो चाहेगा इक्विलिब्रियम रीच हो जाए और ये चार्ज फ्लो जब करने लगेगा तो ये चार्ज किस रेट से फ्लो करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। मान लो Q चार्ज अगर T टाइम में फ्लो करता है तो हमारे पास Q/T क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। यूनिट ऑफ करंट क्या हो जाएगी? एम्पियर। बोलिए हाँ या ना। अब इसके बाद में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो हमारे पास ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बोलिए हाँ या ना। अब करंट में डायरेक्शन है, करंट में क्या है? डायरेक्शन ही हमेशा कहां से कहां फ्लो करेगा? हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। बट स्टिल आप करंट को एक स्केलर क्वांटिटी मानेंगे। करंट को क्या मानेंगे हम लोग छोटी क्लास में? स्केलर। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी।
बेसिकली जब आप बड़े हो जाएंगे आप कहीं समझेंगे तो करंट ना तो स्केलर होता है ना वेक्टर होता है। तो किसी किसी किताब में लिखा होता है करंट इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर बिकॉज इट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटी, दोस आर नोन एज टेंसर क्वांटिटीज। ठीक है, वो हम लोग के सिलेबस में बहुत दूर तक नहीं है, तो हम लोग इसको करंट को अभी छोटी क्लास में स्केलर मान के चलते हैं। तो आपकी बुक में भी शायद स्केलर ही दिया होगा। बात समझ में आया? अगर किसी किताब में ऐसा लिखा है कि करंट इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, तो वो भी सही स्टेटमेंट है, गलत नहीं है। तो ना हम गलत बोल रहे हैं ना किताब में गलत लिखा है। बात समझ में आया? तो अभी छोटी क्लास में हम लोग करंट को स्केलर मान के चलते हैं। अब आप कहोगे कि सर डायरेक्शन तो है भाई करंट में, एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट, फिर इसको स्केलर क्यों मान रहे हो आप? तो मैं आपको बता दूं कि करंट का एडिशन जो होता है, जब करंट को ऐड करते हैं तो वो वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता, वो ओबे करता है किसको? स्केलर एडिशन के लॉ को। सिंस करंट ओबे लॉ ऑफ स्केलर एडिशन, देयरफॉर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये किसको ओबे करता है? लॉ ऑफ स्केलर एडिशन को। तो करंट ओबे द लॉ ऑफ स्केलर एडिशन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई इट हैपेंस? सी, जब कभी आप वेक्टर क्वांटिटी की बात करो, मान लो एक डब्बा है, यहां पे आपके पास एक बॉक्स है, तो यहां पे आपने उसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर आपके पास में आपने यहां से 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। भाई आपको इसको ऐड करना होगा रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे? इसको अगर आप पॉजिटिव मानोगे तो इसको माइनस मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमारे पास में 10 न्यूटन प्लस माइनस 20 न्यूटन, तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया? माइनस का 10 न्यूटन। माइनस बता रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स, और 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में फोर्स मिल जाएगा। बोलिए हाँ या ना? बट अगर स्केलर की बात करें तो स्केलर में एडिशन कैसे होता है? सीधे डायरेक्टली एड अप हो जाता है। तो करंट के साथ भी क्या है कि जैसे मान लो आपने एक 2 एम्पियर का वायर यहां ले लिया इस डायरेक्शन में, और एक आपने ले लिया 3 एम्पियर का वायर यहां पे, और दोनों को यहां ज्वाइन कर दिया, और एक तार यहां से निकाल दिया मान लो, या कहीं को भी निकाल दिया, तो 2 एम्पियर यहां से 3 एम्पियर यहां से मिलके बन जाएगा 5 एम्पियर। डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ा ना, यहां से आ रहा करंट के यहां से आ रहा। अगर आप ऐसे ले लो कि एक ले लो यहां पे 2 एम्पियर का तार और एक ले लो यहां पे 3 एम्पियर का तार, कहीं भी मोड़ दो, उधर से करंट हमारे पास इसमें 5 एम्पियर का ही मिलेगा। तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं कर रहा। 2 + 3 यहां पे 5 ही होना है। आपने एक 2 एम्पियर का तार डाला, एक 3 एम्पियर का तार लगाया, मिलाया तो बन गया 5 एम्पियर का करंट। बोलो हाँ या ना? तो दैट्स व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बात समझ में आई? क्लियर है बच्चों? बोलो हाँ या ना? यहां तक बात क्लियर है? चलिए कॉपी कर लेंगे जो भी कुछ कॉपी करना चाहेंगे। हमारे पास में I is equal to either Q by T, the rate of flow of charge is called as current, right? ठीक, अब Q की जगह हम लोग NE लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा NE by T आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? तो Q is equal to NE by T, यहां तक बात क्लियर है? बोलो बच्चों। अब इसके आगे हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे वो हम लोग रेजिस्टेंस, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस? भाई देखिए क्या होता है, जब एक कंडक्टर में चार्ज फ्लो करता है, या एक मेटेलिक कंडक्टर की बात चल रही है हम लोग को, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज फ्लो कर सकता है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स में भी करता है। आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है आपने केमिस्ट्री में, तो वहां आपने देखा इलेक्ट्रोलाइट्स में भी हमारे पास चार्ज फ्लो करता है। बट वहां पे जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है या इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास जब चार्ज फ्लो करता है, तो वहां पे वो आयंस के फॉर्म में फ्लो करता है, जहां आपके कैटायंस और एनायंस दोनों ही मूव करते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही फ्लो करते हैं। बट मेटेलिक कंडक्टर्स की, जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं, जो प्योर कंडक्टर्स है मेटल वाले, उनके अंदर की अगर हम बात करें प्योर मेटल्स की, तो वहां पे हमारे पास जो चार्ज फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो कराते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। और चार्ज कैरियर कौन होते हैं वहां पे? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस नहीं होते। वहां पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। बात समझ में आ रही? किसमें? मेटेलिक कंडक्टर में। तो मेटेलिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स अकेले फ्लो करेंगे, वही हमारे चार्ज कैरियर होंगे, और चार्ज कौन सा फ्लो करेगा? सिर्फ नेगेटिव फ्लो करेगा। बात समझ में आ गई? तो जब इलेक्ट्रॉन चलता है एक मेटेलिक कंडक्टर के अंदर, मान लीजिए हमारे पास में ये क्रॉस सेक्शन ऑफ मेटेलिक कंडक्टर मान ले रहे हैं, और ये हमने मेटेलिक कंडक्टर लिए, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव करता है तो वो कभी एक एटम से दूसरे एटम पे जाता है, कभी रिपेल हो जाता है, कभी अट्रैक्ट हो जाता है, तो कुछ इस तरीके से वो मूव करता हुआ आगे बढ़ता है, ऐसे 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 करता हुआ। ठीक, तो ये जो इसका मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो मास मूवमेंट नहीं होता। कैसा मूवमेंट नहीं होता? मास मूवमेंट, मतलब एक साथ मूव नहीं करते पूरा ग्रुप बना के।
ये आपका जिगजैग या रैंडम मोशन होता है, मतलब आपके पास में क्या होता है, ड्रिफ्ट मूवमेंट बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट मूवमेंट। ये मूवमेंट कैसा होता है, ड्रिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट मूवमेंट होता है, मतलब यहां से ऐसे 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 टकरा टकरा के। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं इस मेटेलिक कंडक्टर के अंदर, तो इस मेटेलिक कंडक्टर क्या हो, उसे ऑफर कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, रुकावटें ला रहा है उसके रास्ते में। ये रुकावटें उसके पास डिपेंड करती हैं कि कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ और फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। तो ये हमारे पास में जो रुकावटें हैं वो अलग अलग मेटल्स की अलग अलग होती है। जैसे कि हमारे पास में सबसे कम रुकावट आती है सिल्वर में, तो उसकी रेजिस्टेंस कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रुकावटें जो ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, ये जो टकराव हो रहे रुकावटें आ रही, ज्यादा बार टकरा रहा, कम बार टकरा रहा, और ये आराम से सीधा सीधा मूव नहीं कर पा रहा, तो दिस ऑब्स्ट्रक्शन विच इज ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्ज बाय द मेटेलिक कंडक्टर इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्ज। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है बेटा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्ज बाय द मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर कितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है चार्ज के फ्लो में, वो कहलाती है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इज इट क्लियर टू ऑल बच्चों, बात समझ में आ रही? रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्ज बाय द मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर जो हमारे पास में, जो मेटेलिक कंडक्टर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहे हैं चार्ज के फ्लो में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? अब ये जो रेजिस्टेंस होती है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है वो देखिए आप। रेजिस्टेंस हमारे पास जिस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मोर इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मोर इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। भाई अब सीधी सी बात है यार, आप लोगों को यहां से जाना है एलाइट तक, और इसके आगे आपको जाना है शहर तक, फिर आपको यहां से 150 किलोमीटर दूर जाना है। तो आपको जब आप लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो आपको रास्ते में ज्यादा रुकावटें फेस करनी पड़ेंगी। मान लो दूसरे व्हीकल्स भी आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ज्यादा रुकावटें फेस करोगे कि नहीं करोगे, बोलो? ज्यादा स्पीड ब्रेकर्स भी मिलेंगे। तो इसी तरह से जब ये चलेगा और लेंथ बढ़ जाएगी तो ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर होगा इसको। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गया? अब यहां पे हमारे पास में जो रेजिस्टेंस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मोर इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, जितना मोटा एरिया होगा क्रॉस सेक्शन का, जितना मोटा वायर होगा, कंडक्टर होगा, the more is the area of cross section of the conductor, the lesser will be the resistance. Resistance inversely proportional area of cross section के। आपके पास में जितना आपके पास में पतला कंडक्टर होगा उतनी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और अगर आपके थिक कंडक्टर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस कैसी होगी, कम होगी। बात समझ में आ गया? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस। बोली हाँ या ना ध्रुव? गुड मॉर्निंग। क्या हो गया सर? सर में दर्द हो रहा, नींद आ गई एकदम है? भयंकर जोर सो रहा लड़का हमारा। ध्रुव क्या हो गया बेटा? पानी मारेंगे? अब देखिए, रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। द मोर इज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, द मोर विल बी द रेजिस्टेंस। बात समझ में आई? रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्योर मेटल्स में। देखिए यही बात उल्टी हो जाती है आपके पास सेमीकंडक्टर्स के लिए। सेमीकंडक्टर में जब रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, बट यहाँ पे हमारे पास में हाँ, और जब यहाँ पे हमारे पास में इसकी बात करें तो हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बात समझ में? रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है प्योर मेटल्स में। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। मोर इज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, मोर विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इज इट क्लियर? क्लियर? बोलो हाँ या ना। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, अब रेजिस्टेंस का जो फोर्थ फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। भाई मटेरियल ऑफ द कंडक्टर क्या है? भाई अगर आप सिल्वर लोगे तो अलग रेजिस्टेंस आएगी, उतने ही लंबा वायर ले लिया आपने, उतना ही मोटा वायर ले लिया, वही टेम्परेचर पर वायर ले लिया आपने, दो अलग अलग वायर ले लिए।
सेम टेम्परेचर पे सेम क्रॉस सेक्शन के और सेम लेंथ के वायर ले लिए, दो अलग अलग ले लिए, लेकिन एक आपने सिल्वर का ले लिया, एक आपने आयरन का ले लिया, तो दोनों की रेजिस्टेंस अलग अलग आएगी कि नहीं आएगी? तो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो हाँ या ना। तो रेजिस्टेंस क्या होती है? दैट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ चार्ज बाय द मेटेलिक कंडक्टर। जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर होती है मेटेलिक कंडक्टर के द्वारा चार्ज के फ्लो में, दैट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। Resistance depends on the area of cross section of the conductor and resistance is inversely proportional to the area of cross section of the conductor. Resistance depends on the temperature of the conductor. Resistance is directly proportional to the temperature of the conductor and resistance also depends on the material of the conductor. Is it clear? बोलिए हाँ या ना। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, ठीक है। और जब एक्चुअल में सॉरी मैं इसको ऐसे लिखूंगा छोटा ओ। देखिए कभी भी किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे अगर कोई यूनिट होती है तो सुन लो एक बार, हम लोग जब उसको पूरा लिखते हैं, जैसे न्यूटन, न्यूटन एक यूनिट है फोर्स की, तो न्यूटन में हम लोग स्मॉल लेटर एन से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे आगे ये स्मॉल लेटर एन से रिप्रेजेंट होगा जब पूरा लिखा जाएगा। और जब इसका एब्रेशन लिखा जाएगा, मतलब जो क्या कहते हैं, जो शॉर्ट नेम है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो आप इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करोगे, जो सिंबल होगा वो कैपिटल एन होगा। मतलब जनरली साइंटिस्ट के नाम की जो यूनिट होती है वो हमारे पास में क्या होता है, कैपिटल लेटर से उसका लेटर रिप्रेजेंट करना होता है, लेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, कैपिटल लेटर से होती है। और पूरा लिखते हैं तो फिर शॉर्ट में लिखते हैं, शॉर्ट कह रहे सॉरी स्मॉल में लिखते हैं। तो ओम हमारे पास में इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट के नाम पे, सर जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे इसकी यूनिट। तो ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम इसकी यूनिट है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ओमेगा। ठीक है, सिंबल क्या है? ओमेगा। हाँ, आया बात समझ में? तो आपके पास रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? रेजिस्टेंस हमारे पास में इसकी यूनिट हो गई ओम और सिंबल क्या हो गया? ओमेगा। इज इट क्लियर? तो जैसे आपके पास में फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 3 ओम, तो आप इसको लिखोगे 3 ओम इस तरीके से। तो ये हमारे पास समझ में आया कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस है 3 ओम। इज इट क्लियर? क्लियर बेटा? तो रेजिस्टेंस समझ में आ गया क्या होता है।